हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेफिया ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि आज इस वीडियो में मैं आपको थॉर्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए स्टूडेंट, थॉर्नडाइक ने अपना जो अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित किया था वो बिल्ली के ऊपर प्रयोग करके किया था, और वो हम आपको सेकंड पार्ट में टीच करेंगे, क्योंकि थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत पढ़ने से पहले हमें इनके द्वारा जो सीखने के बहुत ही महत्वपूर्ण नियम दिए गए थे उनको जानना और समझना बेहद ज़रूरी है। इन्होंने मुख्य नियम दिए थे सीखने के, और इन्होंने गौण नियम दिए थे। तो इस वीडियो में आज हम उन नियमों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर वो हमें नियम समझ में आ जाएंगे तो इनका सिद्धांत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना हम आज आपको इनके नियम बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इनका परिचय देना चाहूँगा। थॉर्नडाइक का जो पूरा नाम है स्टूडेंट, वो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक था, ठीक है। इनका पूरा नाम ये है, और इनका जन्म 1874 अमेरिका में हुआ था। इन्हें पशु मनोवैज्ञानिक भी माना जाता है। साथ साथ इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक तथा शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं स्टूडेंट, वो दो हैं, एनिमल इंटेलिजेंस और एजुकेशन साइकोलॉजी। और एडवर्ड ली थॉर्नडाइक प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सीखने के सर्वप्रथम ऐसे नियमों का प्रतिपादन किया जिन पर मनोविज्ञान के नियमों व सिद्धांतों पर प्रभाव पड़ा था, ठीक है। अब आगे देखिए, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम लॉज ऑफ लर्निंग। सीखने के नियम थॉर्नडाइक ने परिभाषित किए जिनका शिक्षा जगत में काफ़ी प्रयोग किया गया, और जिससे शिक्षा की गुणवत्ता यानी जो क्वालिटी है वो काफ़ी बड़ी है। और इन्होंने दो प्रकार के नियमों का प्रतिपादन किया। जैसे दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो प्राथमिक नियम या मुख्य नियम। प्राथमिक नियम को ही मुख्य नियम के नाम से भी जाना जाता है। इनको प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग कहते हैं, और ये तीन बताए थे इन्होंने, वो हम आपको एक एक करके विस्तार से पढ़ाएंगे। गौण नियम जो हैं उनको सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग कहा जाता है। ये 5 बताए थे। तो कुल मिलाकर इन्होंने 8 नियमों का प्रतिपादन किया है, जिसमें से 3 तो मुख्य नियम हैं और 5 आपके गौण नियम हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो थॉर्नडाइक के सिद्धांत हैं उनको परीक्षाओं में कई बार दूसरे नामों से भी पूछ लिया जाता है। तो वो अन्य नाम क्या क्या हो सकते हैं वो भी आप एक बार जान लीजिएगा। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। देखिए, जितने भी व्यवहारवादी हैं उनका जो सिद्धांत होगा, यानी उनकी जो लर्निंग थ्योरी होगी, वो उद्दीपक और अनुक्रिया, या तो उसमें उद्दीपक अनुक्रिया दोनों शामिल रहेंगे, या उद्दीपक रहेगा अनुक्रिया रहेगी। कुल मिलाकर ये दो शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इन्हीं दोनों शब्दों के इर्द गिर्द इनकी जो अधिगम के सिद्धांत हैं सभी व्यवहारवादियों के इन्हीं दो शब्दों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो आपको ये कीवर्ड्स हैं, आपको याद रखने हैं, क्योंकि व्यवहारवादी जो हैं स्टूडेंट्स, वो उद्दीपक और अनुक्रिया को आधार मानकर ही सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। और इसी क्रम में हम आपको थॉर्नडाइक के सिद्धांत पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं इनके बारे में। क्योंकि जो थॉर्नडाइक के सिद्धांत हैं ये सब इनके नाम हैं, वो आप जान लीजिएगा किस तरीके से पेपर में आते हैं। तो कई बार उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, एसआर थ्योरी, अधिगम का बंद सिद्धांत, बॉन्ड थ्योरी, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, संबंधवाद सिद्धांत या कनेक्शनिज्म थ्योरी, ठीक है। तो कई बार इनके इस सिद्धांत को इन नामों से भी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। क्लियर? आगे देखिएगा। थॉर्नडाइक ने उद्दीपक व अनुक्रिया में संबंध को अधिगम का आधार माना, तथा उन्होंने मुख्य 3 नियम बताए जो निम्न प्रकार हैं। देखिएगा, जो मुख्य नियम हैं इनके वो 3 हैं। पहला है तत्परता का नियम, जिसको हम तैयारी का नियम या प्रवृत्ति का नियम भी कहते हैं। कई बार बच्चों को हिंदी में सिनोनिम आ जाते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा, आप उसको इंग्लिश में लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश में जो टर्म्स होती हैं, जो एग्ज़ाम है वहाँ पर इंग्लिश वाली बात को ही, इंग्लिश की लैंग्वेज में जो टर्म्स होती हैं वहाँ पे उन्हीं को कंसीडर किया जाता है, उन्हीं को ज़्यादा मान्यता दी जाती है, ठीक है। हालांकि जो एग्ज़ाम होता है वो आपका बाइलिंगुअल होता है, वो हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। लेकिन अगर कोई भी टर्म आपको समझ में नहीं आ रही है तो इंग्लिश का आप वहाँ पे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में तो एक ही नाम रहता है, बाकी हिंदी में कई कई नाम हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा देखिएगा, अभ्यास का नियम, उपयोग का नियम, या इसको श्रम का नियम भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहते हैं। प्रभाव का नियम, संतोष का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट और सेटिस्फैक्शन। तो ये तो इनके 3 मुख्य नियम हैं, है ना, जिनको हम प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम जबकि 5 गौण नियम बताए। अब ये जो 5 गौण नियम हैं ये कौन कौन से हैं, एक बार आप प्रीव्यू ले लीजिएगा। इनका पहला है, इनका गौण नियम में 5 हैं। देखो,
तो इसमें बहु प्रतिक्रिया या बहु अनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, और नंबर 3 पे है मानसिक विन्यास, मनोवृत्ति का नियम या अभिवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ एटीट्यूड्स, और तो यहाँ पे इसमें करेक्शन है, यहाँ पे और कर लीजिएगा, डिस्पोजिशन, ठीक है। और साहचर्य परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, और सदृशीकरण या आत्मीकरण या पूर्व अनुभवों का नियम, यानी उसे हम इंग्लिश में लॉ ऑफ एनालॉजी या सिमिलरिटी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो कुल मिलाकर थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए हैं? ये मुख्य नियम कितने दिए हैं? 3। गौण नियम कितने दिए हैं? 5। तो टोटल मिलाकर कितने नियम का प्रतिपादन किया? 8 नियमों का। तो परीक्षा में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि बताइएगा निम्नलिखित में से थॉर्नडाइक के अनुसार कौन सा मुख्य नियम नहीं है। तो जब आपको मालूम होगा कि ये 3 नियम हैं, तो इन तीनों नियमों में से कोई एक ऐसा होगा कि जो नहीं होगा, तो आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई करना आसान रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिएगा आगे देखिएगा। कंसेप्ट क्लियर करें, रट्टाफिकेशन से बचें, क्योंकि जो रटने वाले स्टूडेंट होते हैं उनको तो समझ में नहीं आएगी ये कहानी। हाँ, जो समझ के करते हैं, कंसेप्ट क्लियर करते हैं, वो तो आसानी से कर लेंगे। साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो रटने का नहीं होता, वो समझने का होता है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको इसी क्रम में अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज पढ़ाना चाहूँगा। थॉर्नडाइक के अनुसार अनुक्रिया व उद्दीपक के मध्य अभ्यास की जो पुनरावृत्ति है होने पर अनुबंधन मजबूत होता है। यदि अनुक्रिया व उद्दीपक के मध्य अभ्यास की पुनरावृत्ति में कमी होती है तो अनुबंधन कमजोर होता है। आप इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। तो इस बात से आप क्या समझे? इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए एक विद्यार्थी ने किसी पाठ को पढ़ा और पढ़ने के बाद में उसने अभ्यास नहीं किया, उसकी प्रैक्टिस नहीं करी, ठीक है, तो क्या होगा? वो उसे भूल जाएगा। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि हमें कोई भी हमने अधिगम किया है, कोई भी हमने लर्निंग की है, कुछ भी सीखा है, तो वो लंबे समय तक हमारे साथ बना रहे हमारी मेमोरी में, तो उसके लिए उसको बीच बीच में दोहराना, उसको रिवाइज़ करना, उसकी पुनरावृत्ति करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? अगर हम उसको रिवाइज़ नहीं करेंगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, तो जो उसका अनुबंधन होगा, मतलब ये है कि जो वो याद होगा, वो भूलने का उसमें ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट। यहाँ पर सन 1930 में थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत की आलोचना की गई। तब थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत में संशोधन किया, इसमें मॉडिफिकेशन किया गया, और इन्होंने ही किया था, और इस सिद्धांत को 2 भागों में विभाजित किया। ठीक है, तो इन्होंने फिर यहाँ पे 2 नियमों और दिए थे इसी संबंध में। तो 1930 में संशोधन करके, क्योंकि आलोचना के बाद में इन्होंने फिर दिया था लॉ ऑफ यूज़, मतलब कि उपयोग का नियम दिया था, लॉ ऑफ यूज़, और दूसरा दिया था इन्होंने अनुप्रयोग का नियम, यानी लॉ ऑफ डिसयूज़। तो इसमें देख लेते हैं क्या होता है। उपयोग का नियम, लॉ ऑफ यूज़, इस नियम के अनुसार यदि अन्य परिस्थितियां सामान्य रहें तो अभ्यास करने से, अर्थात अनुक्रिया की पुनरावृत्ति करने से उद्दीपक व अनुक्रिया के बीच मजबूत अनुबंधन बनता है, जिससे सीखने की दक्षता में वृद्धि आती है। इसे उपयोग का नियम कहा जाता है। इनका मतलब ये है, आप शॉर्टकट में समझिएगा, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ। जिस चीज़ को जितना हम ज़्यादा प्रयोग में लाएंगे, जितना हम उपयोग में लाएंगे, वो चीज़ हमारे उतनी ही ज़्यादा मेमोरी में लंबे समय तक बनी रहेगी, इसका ये मतलब है। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, इनका ये मतलब है। ठीक है, उन्होंने कहा कि अनुप्रयोग का नियम, लॉ ऑफ डिसयूज, अभ्यास की कमी के कारण उद्दीपक तथा अनुक्रिया में अनुबंधन कमज़ोर पड़ जाता है, जिससे सीखने की जो क्षमता है उसमें कमी आ जाती है। इसे अनुप्रयोग का नियम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई एक चैप्टर पढ़ा, कोई मैथमेटिक्स की आप एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, और अभी आपने आज किया, आज के बाद में 1 महीने बाद आप उसको जब लेके बैठेंगे तो भूल चुके होंगे आप तब तक, क्योंकि इस बीच में आपने उसको उपयोग नहीं करा, मतलब उसकी प्रैक्टिस नहीं करी, उसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई। ठीक है, तो उसकी कमी के कारण वो आप चीज़ भूल जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब कोई भी चीज़ अगर आप चाहते हैं कि लंबे समय तक आपके साथ बनी रहे, तो उसकी बीच बीच में दोहराना, उसकी प्रैक्टिस करना, पुनरावृत्ति करना अनिवार्य है। अब देखिएगा, अभ्यास के जो नियम हैं उससे संबंधित कुछ परीक्षाओं में एग्जाम्पल आ जाते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ये पेपर में आया हुआ है, और ये कहेंगे भाई थॉर्नडाइक के नियमों में से कौन से नियम की तरफ इशारा करता है, मतलब ये किसका उदाहरण हो सकता है। मतलब कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से बना के आपको दिया जा सकता है कि भाई जो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ठीक है ना, तो ये किसकी जो है
किस नियम का जो है समर्थन करता है थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों में से, तो ये अभ्यास के नियम का समर्थन करता है। जैसे खड़े होकर चलना, चलकर गिरना, गिरकर फिर चलना, तो ये क्या है, इसका मतलब यहाँ पे अभ्यास हो रहा है, ठीक है ना। चींटी द्वारा स्वयं प्रयास में दीवार पर चढ़ना, तो ये सभी अभ्यास के नियम के उदाहरण हैं और इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आते हैं और ये तीनों आपके एग्जाम में आए हुए हैं। आगे देखिए स्टूडेंट, प्रभाव का नियम, परिणाम का नियम, संतोष या असंतोष का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है ना, ये दूसरा नियम है इनका। अभी मैं आपको मुख्य नियम पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुख्य नियम 3 बताए हैं, आप देखिएगा। यह नियम उद्दीपक व अनुक्रिया के बीच संबंध को, परिणाम के प्रभाव से प्रबल व कमज़ोर होने को स्पष्ट करता है। थॉर्नडाइक ने इसे सीखने का मूलभूत नियम माना है। यह नियम व्यक्ति के संवेगात्मक मतलब इमोशनल पहलुओं से जुड़ा है। बात ध्यान रखिएगा, यदि किसी क्रिया के करने पर प्राप्त परिणाम से व्यक्ति को आनंद एवं संतोष प्राप्त होता है तो वह उस क्रिया को बार बार दोहराता है तथा लंबे समय तक याद रखता है। इसके विपरीत किसी क्रिया के करने पर प्राप्त परिणाम कष्टदायक मिले तो व्यक्ति में उस कार्य के प्रति असंतोष उत्पन्न होता है तथा वह दोबारा उस कार्य को नहीं करता, ठीक है ना। मतलब कि कहने का यहाँ पर इसका तात्पर्य ये है कि प्रभाव का नियम क्या है। मान लीजिए किसी बच्चे ने कोई काम किया और करने के बाद उसके द्वारा किए गए काम से अगर उसका परिणाम सकारात्मक आता है तो फिर उसे संतोष होता है रिजल्ट को देखकर, और अगर उसके द्वारा किए गए काम का जो नतीजा जो परिणाम है वो नेगेटिव नकारात्मक आता है तो फिर उसे उस स्थिति में असंतोष होता है। तो कहीं ना कहीं इमोशनली जो है वो बच्चा वीक पड़ता है, मतलब उसकी जो संवेगात्मक पहलू है उसका, उस पर भी इस बात का इफेक्ट पड़ता है, तो वो मोरली मतलब वो डाउन हो जाता है। और यदि उस बच्चे को परिणाम सकारात्मक मिलते हैं तो और वो सेटिस्फाइड, अपने आप को सेटिस्फाइड यानी संतोषजनक अपने आप को महसूस करता है तो वहाँ पर वो मोटिवेटेड होता है। और अगर वो असंतोष महसूस करता है, परिणाम नकारात्मक आते हैं, तो वहाँ पर ऐसी स्थिति में वो अपने आप को डीमोटिवेटेड महसूस करता है। क्लियर, आगे देखिएगा। अब आगे देखिए, थॉर्नडाइक के अनुसार थॉर्नडाइक के अनुसार उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करते समय यदि संतोष की प्राप्ति होती है तो अनुबंधन मजबूत होता है, बिल्कुल जाहिर सी बात है, और असंतोष की प्राप्ति होने पर अनुबंधन कमज़ोर होता है। अगर प्राणी को सकारात्मक पुनर्बलन यानी रेनफोर्समेंट मिलते हैं, जैसे सम्मान मिलता है, पुरस्कार मिलता है, ठीक है ना, आदि दिए जाने से क्या होता है, विद्यार्थी के अंदर, बालक के अंदर संतोष की प्राप्ति होती है, जबकि नकारात्मक पुनर्बलन, दंड या भय आदि से असंतोष की भावना उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट कि थॉर्नडाइक ने इस नियम की, जो थॉर्नडाइक का ये नियम था, तो इस नियम की भी आलोचना की गई थी और थॉर्नडाइक से लोगों ने कहा था कि भाई थॉर्नडाइक साहब आप गलत कह रहे हो, आपके नियम का उल्टा होता है जब हम अपने बच्चों की पिटाई करते हैं। मतलब उन्होंने कहा था कि अगर हम बच्चों को सकारात्मक पुनर्बलन देंगे, मतलब कि हम उन्हें सम्मान देंगे, पुरस्कार देंगे, तो उनका जो सीखने का अनुबंधन है वो स्ट्रॉन्ग होगा, और यदि बच्चे को हम दंड देंगे, पनिशमेंट देंगे या उसमें एक भय की भावना उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे तो वो बच्चा क्या होगा, हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा और वो बच्चा असंतोष उसके अंदर आ जाएगा, फिर वो बच्चा क्या करेगा, वो सीख नहीं पाएगा। तो उन्होंने यहाँ पर लोगों ने उनकी इस बात को नकारा है और कहा कि आप गलत कह रही हैं, और उन्होंने कहा कि आपके नियम का उल्टा होता है, जब हम अपने बच्चों की पिटाई करते हैं तो वो पढ़ते हैं, मतलब दंड देने पे पढ़ते हैं, और बाद में जब उनके नंबर आते हैं तो वो खुश होते हैं कि हाँ भाई हमारे पापा ने हमें डांटा था और डांटने का नतीजा ये निकला कि हम पढ़े, वरना तो हम खेलते रहते थे, और देखो अब हमारे रिजल्ट में पापा की डांट के कारण हमारे 10 में से 9 नंबर आए हैं, और पापा ने नहीं डांटा था, ठीक है ना, तो हमने जब टेस्ट दिया तो हमारे 2 ही नंबर आए थे। तो यहाँ पर लोगों ने अपने अपने मत रखे और ये कहा यह ज़रूरी नहीं है कि संतोष की प्राप्ति होने पर अनुबंधन मजबूत हो और असंतोष की प्राप्ति पर अनुबंधन कमज़ोर हो, ठीक है ना। मैंने अपने बच्चे से कहा कि तुम पढ़ो, मैं तुम्हें साइकिल दिलवाऊंगा, लेकिन बच्चे ने तो नहीं पढ़ा, ठीक है ना, उसने तो नहीं पढ़ा, उसने कहा कि नहीं भाई मुझे साइकिल वाइकिल की परवाह नहीं, मुझे तो गेम खेलना है। इसका मतलब क्या है कि बच्चे का वहाँ पर मन ही नहीं है। तो आप उसे, जब बच्चा किसी काम को करने के लिए मानसिक रूप से अपने मनोबल से, अपने अंदर से, मन से तैयार नहीं होता, तो आप उसे कितने बड़ा लालच दें, वो नहीं पढ़ेगा, ठीक है ना। तो उसने नहीं पढ़ा, मैंने उसे पीटा तो उसने पढ़ा। मतलब लोगों ने ये अपने अपने मत रखे, देखो लोगों के अलग अलग मत हो सकते हैं, तो लोगों ने अपने अपने पक्ष उनके सामने रखे। तो कहा कि सन
तो ये बात सुनने के बाद में सन 1930 में थॉर्नडाइक ने अपने इस नियम में फिर संशोधन किया और तीसरा नियम दिया, और वो तीसरा नियम था तत्परता का नियम, तैयारी का नियम, चाहत रुचि का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है ना। चलिएगा, अब देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया कि सीखने के लिए ये आवश्यक है कि सीखने वाला सीखने के लिए तैयार हो, ठीक है, तत्पर हो, मतलब कि वो मेंटली रूप से प्रिपेयर हो। इस नियम के अनुसार प्राणी अनुक्रिया करते समय जितना शारीरिक, मानसिक, मांसपेशियों व ज्ञानेंद्रियों की दृष्टि से तैयार होगा वह उतना अच्छा अधिगम करेगा। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, क्लास में बैठा हुआ है, फिजिकली वहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन मेंटली जो है, मन जो है उसका उस क्लास से नहीं है, बल्कि वो बाहर इधर उधर की बातों को सोच रहा है। इसका मतलब कि उसका मन पढ़ाई में नहीं है, तो वो कुछ भी वहाँ से अर्जित नहीं कर पाएगा, वो वहाँ से ना ही कुछ अधिगम कर पाएगा, ना ही वहाँ से उसे कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि उसका जो मन है वो क्लास में है ही नहीं। तो अब इस नियम से संबंधित कुछ एग्ज़ाम में जो एग्जाम्पल आते हैं या क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके से आते हैं कि 5 आदमी मिलकर एक घोड़े को तालाब के पास ले जा सकते हैं, परंतु 10 आदमी मिलकर उसे पानी नहीं पिला सकते, क्योंकि जब तक उसे प्यास नहीं लगेगी और जब तक उसका खुद का मन नहीं होगा पानी पीने का, उसकी इच्छा के विपरीत आप उसे मतलब कि दबाव में उससे वो काम नहीं करवा सकते। बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कुछ पाने के लिए अपने अंदर चाहत पैदा करो, ये स्टेटमेंट पंजाब टेट के पेपर में आया हुआ है। कि ये कथन किसका है? ये थॉर्नडाइक का है। उन्होंने कहा था कि किसी भी बच्चे को हमें पढ़ाने से पहले, अब देखो यहाँ पर इन्होंने नेगेटिव और पॉजिटिव जो इन्होंने पुनर्मनन की बात की थी, तो उसके बाद में इन्होंने कहा कि भाई पुनर्मनन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चे का मेंटली रूप से, यानी मानसिक रूप से और उसका शारीरिक रूप से तैयार होना, अर्थात उसके अंदर रेडीनेस का होना, उसके अंदर तत्परता होना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा कितना तैयार है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा स्टूडेंट, हम यहाँ पे देख लेते हैं। और स्किनर का सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्किनर साहब का। चलिएगा, हाँ, अब देखिएगा स्टूडेंट, स्किनर का सिद्धांत थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तो ये प्रभाव का नियम, ठीक है ना, ये प्रभाव के नियम पर आधारित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिहेवियर शेपिंग के बारे में भी इन्होंने बात करी है। और प्री मैक प्रिंसिपल एक डेविड साहब ने दिया था, वहाँ पे हम आपको बताएंगे स्किनर साहब के बारे में। और ऑपरेंट लर्निंग थ्योरी भी इन्होंने बताई थी। तो ये सारी बातें हम आपको यहाँ पे बताएंगे, यू डोंट वरी। अब आगे देखिएगा स्टूडेंट, तत्परता के नियम से संबंधित थॉर्नडाइक ने 3 परिस्थितियों का जिक्र किया। जब व्यक्ति कार्य करने के लिए तत्पर होता है और उसे कार्य दिया जाता है तो इससे उससे संतोष होता है। जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होता है और उसे कार्य नहीं दिया जाता तो उससे उसे असंतोष होता है। मान लीजिए एक बच्चा है, वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, उस समय पे आप उसे नहीं पढ़ा रही हैं, तो भी ऐसी स्थिति में उसके मन में असंतोष होगा, ठीक है ना। और एक कंडीशन उन्होंने बताई है कि जब व्यक्ति कार्य करने के लिए तत्पर नहीं होता और उसे कार्य करने के लिए दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी उसके अंदर क्या असंतोष होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिएगा, तत्परता के नियमों का अब जो यहाँ पे नंबर 1 देखिएगा, तत्परता के जो नियम हैं उसका शैक्षिक उपयोग यानी जो एजुकेशन इम्प्लीकेशन है वो देख लेते हैं एक बार। अध्यापकों को पाठ्य वस्तु प्रस्तुत करने से पहले छात्रों को उस विषय वस्तु के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए, ताकि वे उसे सीखने के लिए तत्पर हो जाएं। पढ़ाने से पहले अध्यापक को छात्रों की अभिवृत्तियों, अभिक्षमताओं तथा रुचियों का पता लगाना चाहिए और फिर शिक्षण करें। अध्यापक को चाहिए कि प्रस्तावना इस तरह से प्रस्तुत करे ताकि छात्रों का रुझान तथा ध्यान विषय वस्तु की ओर केंद्रित हो जाए। कुल मिलाकर बच्चों का इस तरह से माहौल बनाया जाए, हम अपनी शिक्षण विधियों को और इस तरह का माहौल, एक वातावरण हम तैयार करें कि बच्चों का अधिगम, कोई भी हम पाठ या कोई भी हम विषय वस्तु पढ़ाने जा रहे हैं उसके प्रति बच्चों का मन लगे उसमें, मतलब बच्चे रेडी हों मेंटली, उनको खुद से मतलब वो
इंस्पायर हूँ, आपसे कहें कि नहीं सर प्लीज़ बताइए, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, जिज्ञासा उत्पन्न करें आप उसमें, ठीक है ना। जब उनका लर्निंग एटीट्यूड होगा, उनके मन में तत्परता होगी, तो वो आसानी से सीख पाएंगे। नंबर 2 देखिएगा, अभ्यास के नियम का जो एजुकेशन इम्प्लीकेशन है वो क्या है। अध्यापक को चाहिए कि वो छात्रों में विषय वस्तु को दोहराने की प्रवृत्ति विकसित करे ताकि वे सामग्री को अधिक समय तक धारण कर सकें। नंबर 2, अभ्यास के द्वारा जो हैंडराइटिंग होती है उसको भी सुधारा जा सकता है। एक परीक्षा में पूछा हुआ था कि जो हैंडराइटिंग है वो निम्नलिखित में से थॉर्नडाइक के किस नियम के अंतर्गत सुधारी जा सकती है। तो ठीक है, अभ्यास आएगा वहाँ पे, तो अभ्यास लिख दीजिएगा आप। अब देखिएगा, अध्यापकों को छात्रों को इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए कि अभ्यास न करने की स्थिति में वे सीखी गई सामग्री को भूल जाएंगे। क्योंकि अभ्यास आप नहीं करेंगे तो आप हर चीज़ भूलने वाले हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, आगे चलिए। प्रभाव के नियम का जो एजुकेशन इम्प्लीकेशन है वो क्या होता है। छात्रों को उनकी क्रियाओं के परिणाम की जानकारी तुरंत प्रदान की जानी चाहिए ताकि उनको फीडबैक द्वारा उचित दिशा निर्देश मिल सके। देखिए, अगर किसी बच्चे ने कोई भी परफॉर्मेंस दी है, कोई टेस्ट दिया है, तो हम तुरंत उसकी जानकारी उसे दें, क्योंकि बच्चा अगर कोई भी मेहनत करके काम करता है तो वो तुरंत एकदम से जानना चाहता है कि उसका रिस्पॉन्स क्या है। अगर पॉजिटिव मिलेगा तो उसे संतुष्टि मिलेगी, खुश होगा और वो इंस्पायर होगा। अगर वो नेगेटिव होगा तो उसमें सुधार करने का प्रयास करेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि टेस्ट आपने आज लिया है और आप 2 महीने के बाद में उसका रिजल्ट सुना रहे हैं, तो ये गलत है। ठीक है ना। तो रोचक चीज़ों का अरोचक चीज़ों की अपेक्षा शीघ्र याद होना भी इसी नियम पर आधारित होता है। इस नियम के द्वारा छात्रों की बुरी आदतों को दंड से संबंधित करके सुधारा जा सकता है तथा अच्छी आदतों को पुरस्कार द्वारा प्रोत्साहित करके सुदृढ़ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिएगा, एक बच्चा है क्लास के अंदर झूठ बोलता है, एक बच्चा सच बोलता है। अब अध्यापक को क्या करना है, वहाँ पर सच बोलने वाले बच्चों को उसने पुरस्कृत कर दिया। अब उसका इफेक्ट उस बच्चे पे पड़ेगा, भाई इस बच्चे को तो यहाँ पे पुरस्कार दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि ये सच बोलता है। तो कल से वो बच्चा उस पुरस्कार को प्राप्त करने के लालच में वो झूठ बोलना बंद करेगा और वो सच बोलने की आदत को ग्रहण कर लेगा। इस तरीके से पैडागोजी में क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनको ध्यान से देखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये जो मुख्य नियम हैं यही पढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। और कल मैं आपको इसका एक पार्ट और टीच करूँगा और सेकंड पार्ट में मैं आपको इनके गौण नियम पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। चलिए स्टूडेंट्स, अब ये यहाँ पे देख लीजिएगा आप, ये थॉर्नडाइक के गौण नियम जो हैं और ये बहु प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, ये हम स्टूडेंट आपको कल टीच करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।